वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी स्लैब पे क्रैक है और वो चाहते हैं वाटरप्रूफिंग करना। तो आज की वीडियो देख लो, एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्रैक्स आते क्यों हैं। अगर स्लैब कास्ट करनी है तो क्रैक्स नहीं आएंगे, बस ये 10 चीज़ें करनी है। और साथ ही साथ ब्रिक पैड कोबा जो किया जाता है, वाटरप्रूफिंग की जाती है, उसको करने का खर्चा कितना आता है और प्रोसेस क्या रहता है। देखो, खर्चा आपको कोई भी बोल देगा 80 रुपये 90 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन वो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको करने का तरीका होता है। वो तरीका इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि खर्चा कितना आ जाता है खुद से अगर आप करवाते हो। मतलब पहले खर्चा आप देख लेते हैं, फिर तरीका बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि स्लैब में क्रैक्स आते क्यों हैं और सही कैसे करने हैं। तो प्रोसेस, पहले मैं प्रोसेस आपको सुना देता हूँ, फिर थ्योरेटिकल जो हम रेट एनालिसिस इसका करेंगे, फिर आईपीएस फ्लोरिंग पे आएंगे। सबसे पहले जो सरफेस हमारा होता है उसको अच्छे से साफ कर लिया जाता है, पूरा क्लीनिंग। ये प्रोसेस आपको पता होगा, लेकिन इसमें थोड़ी चीजें मैं ऐड करता जाऊंगा जो आपको नहीं बताऊंगी। पूरा फ्लोर को साफ किया जाता है, जो क्रैक्स होते हैं उनको ओपन किया जाता है, थोड़ा बहुत ओपन किया जाता है चीजल की हेल्प से, स्टील ब्रश से साफ किया जाता है। जैसे ही वो साफ हो दिया, उस पर झाड़ू मारा जाता है, पानी किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है 3-4 घंटे के लिए, जैसे पानी सूखता है। फिर उस पर बारी आती है। 2 तरीके होते हैं आजकल जो में यूज किया जा रहा है, वो किया जा रहा है वहां पे कंपाउंड किया जाता है, केमिकल वाटरप्रूफिंग कोटिंग की जाती है 2 लेयर की। मतलब पहले एक कोटिंग की जाती है वर्टिकल, एक की जाती है हॉरिजॉन्टल। जब कोटिंग कर ली जाती है तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है। लेकिन पहले क्या किया जाता था, पहले होता था हमारा एक स्लरी बनाया जाता था और उसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल डाला जाता था, उस स्लरी को लगाया जाता था। और वो होता था, मैं जब ये आपको जब थ्योरेटिकल बताऊंगा तो उसमें मैं क्वांटिटी भी लिखूंगा। 2.7 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से स्लरी बनाई जाती है। मतलब कोई अप्रोक्स 3 kg सीमेंट कितने 1 स्क्वायर मीटर में लगना चाहिए, और उसमें 200 ml केमिकल डाला जाता है, कंपाउंड डाला जाता है। और इसका अल्टरनेट में आज आपको बताऊं, क्योंकि टाइम के साथ काफी चीजें चेंज होते जा रही हैं, तो कुछ नई चीजें भी ऐड हो रही हैं। तो इसमें है एलिफेंट शील्ड जो है, जो मैं थोड़ी दिन पहले या कल परसों मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें आपको मेंशन किया था एक केमिकल जो वाटरप्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है, हर जगह यूज करो आप उसको। तो वो केमिकल भी आप यहां यूज कर सकते हो। जैसे यहां स्लरी या वाटरप्रूफिंग कोटिंग की जा रही है, वैसे ही वो एलिफेंट शील्ड रबर अगर यूज करते हो, उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब वो इतना इलास्टिक है कि जल्दी उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हो। थोड़ा कॉस्टली वो पड़ता है, लेकिन वो एक अच्छी चीज है। अगर एक बार वो कर दिया तो आपके घर में कभी लीकेज नहीं आएगी, मैं बोल सकता हूं ये चीज। जब ये एक कंपाउंड मार दिए, 2 कंपाउंड मार दिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक लेयर डाली जाती है सीमेंट और सैंड की। कोर्स सैंड रखी जाती है, उसमें थोड़ी ना पतली हो ज्यादा ना मोटी हो, और उसमें सिल्ट कंटेंट बिल्कुल कम हो। तो वो 1:4 की बनाई जाती है। 1:5 भी बनाते हैं, लेकिन 1:4 बनाओ, पहली लेयर है। तो जो वो लेयर बनाई जाएगी उसको क्या किया जाता है, 15 से 20 mm की लेयर वो बनाई जाती है। और उधर गलती की जाती है, उसमें स्लोप नहीं दी जाती। तो आपको स्टार्टिंग से ही स्लोप शुरू कर देनी है। जिस तरफ आपकी ड्रेनेज पाइप होती है वहां स्लोप देना शुरू कर दो। 15 से 20 mm वो लेयर जब डल जाती है, उसके बाद आती है ब्रिक बेड। ब्रिक बेड जो होते हैं, ब्रिक देखो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहां टुकड़े बचते हैं ब्रिक के, वो यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आपके वहां टुकड़े नहीं है, आप ब्रिक मंगा लिए, C क्लास ब्रिक मंगाइए, आपको 5 से 6 रुपए में वो मिल जाएगी। कच्ची ब्रिक रहती है, वो बना के वो आप लगा सकते हो। जैसे हमने 15 से 20 mm की लेयर डाली, उसके ऊपर हमें वो ब्रिक बेड डालने हैं। और ब्रिक बेड इस तरीके से आपको रखना है कि ब्रिक बेड के दोनों के बीच का गैप बने। 15 से 20 mm गैप आपका उनके दोनों के बीच का भी होना चाहिए। जब वो आपने कर दिया, उसको प्रॉपर फिक्स कर लिया, उसको 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब 1 दिन के लिए छोड़ दिया, वो थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा। दूसरे दिन जब आप आओगे तो आपको फिर से क्या करना है, माल बनाना है, मोटार बनानी है। 1:5 की मोटार बनाओ इस समय, और उसमें आप डालो केमिकल डॉक्टर फिक्सिट का यूज करो, जहां किसी निट्टो बॉन्ड का यूज करो, जहां आप फोसरॉक का यूज करो, जो भी आपको सही लगता है। डॉक्टर फिक्सिट इसके साथ जाइए, काफी अच्छे रिजल्ट उनके हैं।
ठीक है। तो वो आपको 200 ml के हिसाब से बैग में आपको एक सीमेंट बैग में डालना है और फिर वो आपको फिलिंग करते जाना है और स्लोप देते जाना है। मतलब जो आपने ब्रिक रखी थी उसके बीच फिलिंग होती जाएगी और एक स्लोप बनती जाएगी। जैसे वो स्लोप बन गई उसके बाद आपको उसमें ग्रूव डाल देने हैं कि बाद में क्रैक्स नहीं आए। मोस्टली जो ब्रिक बेड कोबा फेल होती है वो इसी कारण होता है कि उसमें ग्रूव नहीं डाला होता है और वो क्रैक आता है और क्रैक के थ्रू पानी नीचे कभी ना कभी 1, 2 या 5 साल में वो नीचे पहुंच जाता है। तो आपको वो नहीं करना है। और इसमें बहुत बड़ी गलती क्या होती है, जब एक बार क्रैक पड़ गया ना, पानी अंदर घुस गया ना, ब्रिक एक ऐसी चीज है ना वो मतलब एब्जॉर्ब करती है, उसमें पूरे में वो एक जगह से पानी घुस रहा होगा ना पूरे छत में वो ब्रिक पानी पहुंचा देगी और जब नीचे की कोटिंग थोड़ी फेल होगी तो नीचे जाएगा, स्लैब में जाएगा, सरिया डिट्रॉयड होगा और आपका घर खराब। एक तो हमने लोड काफी डेड लोड तो उस पर काफी कर दिया, क्योंकि जो आपकी ब्रिक बेड कोबा होती है 120 से 130 mm आपको रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है, कम भी नहीं रखनी है। और जब 120 से 130 mm रखोगे तो काफी उसकी लोड उस पर डेड लोड बन गया होता है। जब एक बार हमने ग्रूव उसमें डाल दिया उसके बाद हमें करनी है उसकी क्यूरिंग आपको इस तरीके से करनी है। पहले दिन मेरे ख्याल में आप पॉन्डिंग कर लो, उसके साथ ही आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। 15 दिन पानी रखो नीचे, देखो सीपेज तो नहीं आ रही कहीं, अगर सीपेज आ रही है उस जगह को तभी के तभी उसको सही कर दो। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया और उसी में हमें आइडिया लग जाएगा। देखो ये अप्रॉक्स अगर लमसम की मैं बात करूं 110 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका खर्चा पड़ता है। देखो सिंपल प्रोसेस है, इस तरीके से कोई भी निकाल सकता है। जरूरी नहीं है आप टेक्निकल पर्सन हो, आप घर की खुद में करवाना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। सीमेंट जो आपको यूज करना है पहले वो देख लेना, OPC 43 ग्रेड यूज करो, कोई जरूरत नहीं है 53 की। तो जो थंब रूल है, ये थंब रूल है सीमेंट के लिए है 0.75, ये थंब रूल है, इनको याद रखना, इन्हीं की हेल्प से क्वांटिटी निकलेगी। मैंने इधर लिया है 1000 स्क्वायर फीट घर, मतलब छत हमारी, आपका 2000 है, आपका 300 है, 500, 1000 जितना भी है। और इसमें मैंने 1000 स्क्वायर फीट में ना मैंने जो हमारा छत रहता है उसकी जो बाउंड्री वॉल रहती है ऊपर वाली, ठीक है, मैंने एक सेक्शन ले ली तो यहां तक 1 फीट होता है, मतलब 1 फीट तक आपको तो वो वाटर प्रूफिंग करनी होती है, या दोनों तरफ 1 फीट। ये 1000 में इंक्लूड है, ये आप अलग से काउंट कर लेना, ठीक है। अगर आपका ऐसे 1000 है फिर ये अलग से कर लेना काउंट। सीमेंट हमारा कितना लगेगा 0.75 इंटू 1000, हमारा एरिया इतना था, ये थंब रूल था, कोफिशिएंट था, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 75 बैग सीमेंट हमें लगने वाले हैं। 75 बैग हमें सीमेंट लगेगा, बहुत बैग इसमें सीमेंट जाते हैं क्योंकि नीचे भी लेयर ऊपर भी लेयर, तो ये जाता है। और 430 रुपया बैग मैं अभी लेके चल रहा हूं कि इतना खर्चा, इतने का बैग है हमारा अल्ट्राटेक का या ACC का, तो हमारा 32,250 रुपये हमारा सीमेंट पे खर्चा आएगा, निकल गया। फिर हमारे जो बैट्स होते हैं, ब्रिक है, ब्रिक की जहां बैट्स बोल लो, बैट्स होता है आधा पीस उसका, तो 4.5 हमें लगता है। 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एरिया इतना है, ये कोफिशिएंट है, तो 4500 हमें बैट चाहिए, ठीक है। तो एक लगा लो ब्रिक हमारी 6 रुपए की एरिया, मैंने क्लास C की ब्रिक ली है, अभी 8-9 रुपए की ब्रिक हो गई है, क्लास C की ब्रिक ली है, 3 रुपए का हमें बैट पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा 13,500 रुपया उस पर खर्चा होगा। फिर वाटर प्रूफिंग केमिकल मैंने डॉक्टर फिक्सिट का ले लिया, उसमें हमारा कोफिशिएंट है 0.016 इंटू 1000 कि एरिया हमारा इतना लिया मैंने, आपका जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। हमारा आ गया 16 लीटर मुझे क्या चाहिए, केमिकल चाहिए। 250 रुपए लीटर मैंने पकड़ लिया LW प्लस या जो भी डॉक्टर फिक्सिट का। अगर आप जाते हो उसके लिए जो एलिफेंट शील्ड रबर मैंने कहा वो थोड़ा महंगा पड़ता है, फिर दूसरे किसी के लिए जाओगे वो महंगा पड़ेगा, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो 4000 रुपए का हमारा केमिकल आएगा। सैंड के लिए मैंने हमारा थंब रूल है 0.28, मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारा 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 200 हमारा CFT सैंड लगी हमें, तो 65 रुपए समय अच्छी रेत जो आती है जो नदी की, रिवर की, वो मैंने पकड़ ली, तो 18,200 रुपए हमारी सैंड पे जाएगा। मैसन हमें कितने चाहिए, उसके लिए हमें 0.12 से मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमें 12 मैसन चाहिए, तो 800 रुपया इस समय रेट है हमारे एरिया में, तो मैंने आगे 9600 रुपये हमारा मैसन का लग रहा है। लेबर कितनी चाहिए, उसके लिए मल्टीप्लाई करना है 0.04 इंटू 1000, तो 40 इंटू 500 रुपया रेट चल रहा है, तो 20,000 हमें मैसन का खर्चा चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये टोटल मैसन लगेंगे, ये नहीं एक दिन में तो खत्म नहीं होने वाला, तो 97,550 रुपया हमारा ब्रिक बेड कोबा को 1000 स्क्वायर फीट में खर्चा आ रहा है। तो अप्रॉक्स हमारा 100 रुपया पर स्क्वायर फीट बनता है, कितना, 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। और मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था इस समय रेट है 110 या 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ब्रिक बेड कोबा करते हैं। हर चीज अच्छी की है, फिर क्रैक क्यों आ रहे हैं आपके घर में,
हम जानेंगे कि रीज़न क्या रहते हैं। उन रीज़न को अगर आप घटा दोगे, कम कर दोगे, तो आपके घर में क्रैक्स कम नहीं आएंगे लगभग। तो सबसे पहली चीज़ होती है, ये क्रैक्स आने का मोस्टली रीज़न, मतलब पहले तो काफ़ी टाइप के क्रैक्स होते हैं, लेकिन जो 3 टाइप के मेनली क्रैक्स देखे जाते हैं स्लैब में और इसके होते हैं। सबसे पहले होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, जो जैसे हम कंक्रीट करते हैं तुरंत हमें 1-1.5 घंटे के बाद वो क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। कुछ क्रैक्स गहरे होते हैं, कुछ ऊपर ही आपको दिखेंगे कि इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते। वो होते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज। फिर आती है हमारी बारी दूसरी, जो होते हैं प्रीमेच्योर ड्राइंग क्रैक्स। वो भी सेम वैसे ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे आपने देखा होगा मकड़ी का जाला या हनीकॉम्ब जैसे बनता है वैसे क्रैक्स वो दिखेंगे। उनको क्रेजिंग क्रैक्स भी वो हम बोलते हैं, तो वो दिखने लग पड़ते हैं। और खतरनाक क्रैक्स जो होते हैं वो होते हैं सेटलमेंट क्रैक्स। वो थोड़े डेप्थ तक होते हैं, गहरे होते हैं, उनमें लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं श्रिंकेज से भी ज़्यादा। अभी ये आते कैसे हैं वो समझते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है ये क्रैक आने का कि आपने जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा डाल दिया। मतलब जब एक्सेसिव वाटर रेशियो आप देते हो, मतलब आपको लिमिट रखनी है। आपको कंक्रीट जितना ज़्यादा ड्राई रहेगा, उसका स्लम्प अगर 80 से 90 या 100 तक आ रहा है, उतना अच्छा कंक्रीट रहता है वो, उतनी अच्छा उसमें क्रैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आपको पॉसिबल करना है जितनी वाटर रेशियो आपको कही है उतनी वाटर रेशियो रखनी है। ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ किस रीज़न आते हैं, फिर आगे और बात करने वाले हम। जब आप घर पे वाइब्रेटर यूज करते हो, मैंने मोस्टली देखा है, कुछ जिन लोगों को आइडिया नहीं है, वो वाइब्रेटर यूज किसके लिए करते हैं? कंक्रीट को फैलाने के लिए। मतलब कि कंक्रीट फैल जाए, उसका वो काम नहीं है, उसका कॉम्पैक्शन का काम है कि कंक्रीट थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाए। और जब बहुत ज़्यादा आप जो वाइब्रेटर है वो यूज़ कर दोगे एक ही जगह पे, तो उससे होता है क्या है, जो बड़ा एग्रीगेट है, बड़े मतलब अगर आपने 20 mm और 10 mm का एग्रीगेट यूज़ किया या 40 या 20, तो बड़ा एग्रीगेट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और छोटा एग्रीगेट ऊपर आ जाता है। तो उससे भी क्रैक्स आपके घर में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। नेक्स्ट चीज होती है, जब सिल्ट होती है ना, जो आपने देखा होगा जो आपकी सैंड होती है वो बीच में उसके चमकीला चमकीला कुछ होता है, तो वो सिल्ट होता है। अगर जितनी ज्यादा सिल्ट कंटेंट होगा किसी कंक्रीट में या सैंड में उसमें हम यूज कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाइंडिंग होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। किसमें? जब कंक्रीट और सैंड अच्छे से मिलेगी नहीं तो उसमें तो क्रैक आएंगे ही आएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो क्रैक्स लाती है, वो होती है ओवर हीट प्रॉब्लम। किस तरीके से मैं बताता हूं। देखो, जितनी ज्यादा गर्मी होगी ना, अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है और आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो आपके घर में जरूर वो आएंगी, क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। तो पॉसिबल हो शाम को करो या तब करो तब गर्मी कम हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो चीजें क्या क्या होती हैं गर्मी के दौरान, जो आपका स्टील होता है ना, स्टील हो गया, शटरिंग होगी, वो एकदम गर्म होती है। आपका टेम्परेचर 40 होगा और वो स्टील और वो गर्म होगी, कुछ 45-46 डिग्री टेम्परेचर होगा उन दोनों का। जब उसमें कंक्रीट डालोगे, एकदम से कंक्रीट का जो पानी वो वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब एकदम से वेपोरेट शुरू होना हो जाता है तो होता क्या है, आपके क्योंकि पानी नहीं रहा उस कंक्रीट में, और जितनी ज्यादा हीट होती है, जो प्रोसेस होता है हाइड्रेशन प्रोसेस, जिससे जो सीमेंट है वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ना स्टार्ट करता है, तो उस दौरान भी हीट निकलती है। और जब दो तरीके से, मतलब ऐसे भी टेम्परेचर हाई है और हीट हाइड्रेशन की हीट भी निकलना शुरू हो गई, तो जो क्रैक्स होंगे वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो क्रैक्स होते हैं वो डेप्थ में जाते हैं, और लीकेज भी आपकी स्टार्ट हो सकती है अगर वो क्रैक्स ज़्यादा बड़े हो गए। ठीक है, तो जो आपको करना क्या है, जो आपका मटेरियल है, जो एग्रीगेट, अगर आपने एग्रीगेट धूप में रखे हैं, सैंड धूप में रखी है, तो वो भी गर्म होगी, सब चीज़ गर्म। और जब उसमें पानी डालोगे तो वो कुछ काम नहीं करने वाली है। और कभी कुछ लोग क्या करते हैं गर्मियों में, बोलते हैं कि ज़्यादा पानी डालते हैं तो थोड़ा ठंडा होगा, वैसा कुछ नहीं होता, क्रैक्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब जितने गर्मी होती है ना, उतने ज़्यादा चीज़ें खराब होती जाती हैं। तो आपको करना क्या है गर्मी में, पहले तो जो आपका सरिया और स्लैब उसको अच्छे से पानी मार लो भाई। कोई मतलब 15-20 मिनट पहले अच्छे से पानी मार लो, पानी सूख जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा ठंडा हो जाए पानी। मतलब स्लैब भी थोड़ा ले ले और कंक्रीट स्टील भी ले ले। उसके बाद जो आपका एग्रीगेट और सैंड है उसको थोड़ी छांव में रखो, तो वो थोड़ा ठंडा रहे। जहाँ थोड़ा पानी का छिड़काव कर लो, ज़्यादा पानी नहीं डालना, वाटर रेशियो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ करनी होती है। और पॉसिबल हो जो पानी आप यूज़ करने जा रहे हो वो ठंडा पानी यूज़ करो, भले उसमें आइस डालनी पड़े, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत ये मिलती है।
ये जब कंक्रीट करोगे तो ये थोड़ा उसमें आपको देखने में आएगा। नेक्स्ट चीज जो होती है, मैंने देखा है कवर, भाई कवर की तो बुरी हालत की होती है। कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते ही नहीं है। जहां करते हैं, देखो जहां करते हैं वहां ऊपर का कवर खत्म कर देते हैं, जहां नहीं करते वहां नीचे का कवर खबर कर देते हैं। मतलब मैं समझाता हूं आपको, जो कवर यूज करना है 15 से 20 mm का कवर यूज करना है, ठीक है। तो जब 15 से 20 mm का करोगे तो ठीक है, सब सही रहता है, ऊपर भी आपको मार्जिन मिलता है, नीचे भी मिलता है। लेकिन करते हैं कई जगह 40 mm का कवर डाल दिया, जब कंक्रीट करने ही मतलब कोई 100 mm 125 mm की स्लैब हो रही है या 150 mm पकड़ लो, तब भी ऊपर मार्जिन ही नहीं बचेगा, ठीक है। सरिया क्योंकि डबल जाली होता है, कई जगह क्रैंक बार है, तो वो मार्जिन बचता नहीं है। तो क्रैक्स उससे मोस्टली मैंने देखा है, स्लैब में क्रैक्स उसी से भी आते हैं। तो आपको प्रॉपर कवर रखना है ऊपर नीचे, तो वो चीज भी ध्यान देनी है। फिर जो रिस्की क्रैक्स होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्की क्रैक है वो सेटलमेंट क्रैक्स। ये जो मैं पहले चीजें बताई, ये इनसे हमें श्रिंकेज और प्लास्टिक प्रीमेच्योर ड्राइंग हमें देखने को मिलती है। जो सेटलमेंट क्रैक्स है ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं यार, वो डेप्थ में जाते हैं। सेटलमेंट क्रैक्स कैसे होते हैं, आपने प्रॉपर शटरिंग अगर नहीं की, देखो शटरिंग की हालत देख रहे हो सामने, जो शटरिंग की है, ऐसे शटरिंग से क्रैक्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं यार, रिस्क रहता है। तो आपको जो करना क्या है, शटरिंग प्रॉपर करनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाएगा थोड़ा बहुत तो सेटलमेंट होती है, भले वो जितनी अच्छी शटरिंग करोगे। देखो अगर वो आपने किया है पूरा प्लेटफॉर्म बना के, तो चांसेस कम होते हैं सेटलमेंट के। लेकिन ऐसे अगर आपने ये प्रॉप्स बल्ली वगैरह यूज़ की है, तो ये थोड़ी बेंड भी होती हैं, जगह से थोड़ी वो भी होती हैं। तो अगर थोड़ा भी अगर 5 से 10 mm का भी ऊपर एक प्लेट और दूसरी प्लेट में सेटलमेंट आई, तो दोनों में गैप बन जाएगा। और जो वो गैप बनेगा, तो अगर तुरंत बन गया कंक्रीट करना है तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर सेटलमेंट होती है तो उसमें गैप बन जाता है, क्रैक बन जाता है, काफी डेप्थ तक क्रैक बनता है। तो उसकी वजह से जो लीकेज होती है वो रोकना काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको जो शटरिंग करनी है वो प्रॉपर से शटरिंग करनी है। अभी ये हो गया, अभी रोकना कैसे इस चीज को कि आपके घर में क्रैक्स ही स्टार्टिंग क्रैक्स नहीं आए। तो उसके लिए जैसे आपकी कंक्रीटिंग हो रही है, पहले तो सीमेंट यूज अच्छे से करना, उसकी रेशो भी प्रॉपर रखना और अच्छा सीमेंट यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक्सपायरी मत यूज करना। तो बात है कि जैसे ही आपकी कंक्रीटिंग हुई, मतलब उसका एक मतलब काफी लंबी छत होती है, तो ये जहां भी 30 से कोई 40 मिनट हो गए कंक्रीट डाले हुए, ठीक है, वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कर दो। मतलब जो लाइट क्यूरिंग होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ती है ना, वैसा वैसा क्यूरिंग करनी शुरू कर दो। नहीं वैसा नहीं है तो ऐसा करो, वेट जो आपके वेट हेजन्स हैं, गनी बैंक्स हैं, उनको गीला करो, उन पे डाल दो 40 मिनट के बाद ही, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट है, उसके बाद कंक्रीट थोड़ा ड्राई हो गया होता है। तो आपको वहां पे क्यूरिंग करोगे तो ये जो क्रैक्स हैं, जो आपके श्रिंकेज और प्रीमेच्योर ड्राइंग है, ये काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और दिखना नहीं लगते, मतलब दिखते कम है। फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब आपका मतलब जो शटरिंग है, वो तो हमने बात की सेटलमेंट को सीधा रोकने का एक तरीका प्रॉपर शटरिंग कर दो। दूसरा, जहां क्रैक्स आ गए हैं वहां पे आप या तो जो नीरू बनाते हैं हम लोग, मतलब वाटर प्रूफिंग केमिकल सीमेंट को मिला के ग्राउटिंग मटेरियल लिक्विड फॉर्म बनाते हैं, वो आप ब्रश से लगा दो, ब्रश को मतलब उसमें फिलिंग करो और ब्रश से लगा दो, तो उससे भी काफी रुकेंगे। फिर नहीं तो जब आपको एक बार कंप्लीट आपका डी शटरिंग का टाइम होता है, डी शटरिंग पे भी ध्यान देना, मिनिमम आपको 15 दिन तक तो मिनिमम, अगर स्पैन आपके छोटे हैं तो 15 दिन बाद शटरिंग खोलो, नहीं तो 21 दिन बाद में बोलूंगा शटरिंग खोलो, तो उससे आपके क्रैक्स काफी कम हो जाएंगे। जब आप 21 दिन बाद शटरिंग खोलोगे तो उस पर ऊपर वाटर प्रूफिंग केमिकल से एक लेप लगा लो, या जो ये एलिफेंट शील्ड रबर आता है, ये प्रॉपर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो इसको लगा लो अगर ये पॉसिबल। और साथ में जब आप क्यूरिंग करते हो, पॉन्डिंग करते हो, तो 7 दिन से 10 दिन मिनिमम आपकी पॉन्डिंग होनी चाहिए। तराई मतलब जो पानी फेंक के आप चले जाओगे वैसा नहीं होना चाहिए। अगर पानी फेंक के जाने वाला काम करना है तो आपको दिन में 7 बार पानी फेंकने, नहीं तो पॉन्डिंग कर लो प्रॉपर से, पानी हर जगह रहेगा तो क्रैक्स के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये चीजें अगर आप ध्यान दोगे तो आपके घर में क्रैक्स भी कम आएंगे और उनको आप अच्छे से सही कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आइडिया लग गया होगा। बाकी वाटर प्रूफिंग पे हमारी वीडियो आ चुकी है कि आपके घर पे, आपके छत पे वाटर प्रूफिंग करनी है, आईपीएस करनी है या ब्रिकपैड कोबा करनी है, टाइल लगानी है, चाइना मोज़ेक, वो उस पे वीडियो है, वो देख के देखो और आइडिया आपको लगेगा। थैंक यू गाइस।